का लास्ट पार्ट है बच्चों जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ और म्यूचुअल दो ही रह गए। तो ये थोड़ा अब जो पार्ट है वो ईएमआई में सर्किट से रिलेटेड है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। जैसे हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं ये सर्किट में। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर। तो हम सॉर्ट ऑफ इंडक्टर पढ़ने वाले हैं कि इंडक्टर क्या होता है। ठीक है, इंडक्टर बोलो या सेल्फ इंडक्टर बोलो, सॉर्ट ऑफ एक ही बात है। ठीक है, तो वो हम इंडक्टर जहां पर जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहले उसके बारे में जानेंगे वो होता क्या है, फिर हम सर्किट में उसका इस्तेमाल देखेंगे जो कि हम आरएल सर्किट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, अगर कोई भी एक कॉइल है तुम्हारी, ठीक है, लेट्स से ये वाली कॉइल ले ली हमने इस तरह से। अगर तुम इस कॉइल के अंदर से करंट पास करोगे आई, तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर तुमने इसके अंदर से करंट पास कर दिया है आई, तो इसका एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इससे लिंक करेगा, तो इसी से एक फ्लक्स एसोसिएट करेगा। देखो फ्लक्स होता है बी इंटू में एरिया। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का ही है, जैसे अगर मैं एक सिंपल ले लूंगा, मैं सिर्फ सिंपल केस ले लूं, ये करंट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो अगर करंट हो गया तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा यहां से, इनटू में वो एरिया कर दूंगा मैं। और तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस यूनिफॉर्म मान ले, जो भी वैल्यू है, से बी वैल्यू है, इनटू में एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फ्लक्स को मैं सेल्फ फ्लक्स बोल सकता हूं। और तो ये टेक्निकल वर्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्फ फ्लक्स जो है वो कहीं भी टेक्निकल वर्ड किसी भी बुक में तुम्हें मिलेगा नहीं। सेल्फ फ्लक्स नाम का कोई भी चीज है नहीं। ठीक है, लेकिन हमने कहने को अपनी समझ के लिए जो है उसको सेल्फ फ्लक्स बोल दिया है। तो जब किसी भी कॉइल से या किसी भी लूप से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं हो रहा है। एक केस तो ये हो सकता है कि तुमने लूप ये लिया और करंट यहां से जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसका है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका है और फ्लक्स हम इससे निकाल रहे हैं, ये तुम्हारा म्यूचुअल फ्लक्स है। ठीक है, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स इससे हो गया। ठीक है, लेकिन अगर खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो, खुद का ही एरिया हो, तो उसको तुम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जो है वो सेल्फ फ्लक्स बोल सकते हो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग जो है ये सेल्फ इंडक्शन है। तो और तो ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, ठीक है, सेल्फ फ्लक्स, लेकिन हम इसको बार बार यूज करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सेल्फ फ्लक्स का मतलब क्या है, खुद का ही बी है, खुद का ही एरिया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम ये बोलते हैं कि अगर मैं इस करंट को यहां से पास कर रहा हूं तो इससे जो है वो एक बी पैदा होगा, और बी जो है वो इसके अंदर जो है वो फ्लक्स पैदा करेगी, जिसको मैं सेल्फ फ्लक्स बोलूंगा। अब अगर मैं इस करंट को चेंज कर दूं या फ्लक्स को चेंज कर दूं, सेल्फ फ्लक्स को, तो क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस करंट। इसके अंदर एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कोयल की इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और ये फिनोमिना जो है इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी भी कोयल या किसी भी लूप से करंट पास कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और उससे एसोसिएटेड एक फ्लक्स भी होगा। अगर ये करंट अब चेंज हो जाए, कुछ जरूरी नहीं करंट चेंज करना है, कुछ भी चेंज करो तुम, बट फ्लक्स चेंज होना चाहिए। आमतौर पे करंट चेंज करके ही करते हैं। ठीक है, तो अगर ये करंट तुम्हारी चेंज हो जाए या किसी भी और कारण से फ्लक्स अगर तुम्हारा चेंज हो जाए, तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे और इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो पहले तुम ये वाली बात लिख लो, मैं थोड़ा आगे हट जाता हूं इसके यहां पर। तो कौन सी बात तुम्हें लिखनी है, लिखो, पहले ये वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे, तो ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये डायग्राम बना लो बच्चों, और उसके बाद लिखो, मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद लिखो, व्हेन current is passed through a coil,
when current is passed through a coil, it produces a magnetic field. When current is passed through a coil, it produces a magnetic field. It produces a magnetic field. Due to which magnetic flux will link with the coil. Due to which magnetic flux will link with the coil. ठीक है, ब्रैकेट में डाल सकते हो सेल्फ फ्लक्स, ठीक है, बट ध्यान रखना इसको कभी भी बोर्ड में यूज नहीं करना इस टर्म को सेल्फ फ्लक्स, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, ठीक है। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स विल लिंक थ्रू द कॉइल, लिंक विद बोल दिया मैंने, लिंक थ्रू द कॉइल बोल दो, लिख लो उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू द कॉइल, ठीक है, ब्रैकेट में सेल्फ फ्लक्स, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, आगे ये लिख लेना, ठीक है, सेल्फ फ्लक्स हो गया, ठीक है। आगे हम चाहें तो ऐसे लिख, चलो ऐसे लिख लो, व्हेन दिस फ्लक्स चेंजेस, व्हेन दिस फ्लक्स चेंजेस, when this flux changes, an EMF is induced in the coil, when this flux changes, an EMF is induced in the coil, when this flux changes, an EMF is induced in the coil known as self-induced EMF, known as self-induced EMF. And this property of coil is known as self-inductance, and this property of coil is known as self-inductance, and this phenomena is known as self-induction. I repeat, is called in self-induced EMF, and this property of coil is called self-inductance, and this phenomena is called self-induction. Although हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक अलग से भी डेफिनेशन करेंगे, वो सिर्फ उसका होगा, इतनी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी उसके अंदर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछ लो तो इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग से मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा जब हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे, खैर ठीक है। अभी तो हम पूरे फिनोमिना को भी देख रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डिपेंड करेगा बी के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो सेटअप है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है अगर तुम सेटअप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। वैसे भी तुम्हारा फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा, सेटअप चेंज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लक्स तुम्हारा जो है वो ये करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा, करंट को डबल कर दोगे तो फ्लक्स डबल हो जाएगा, कीपिंग द सेटअप सेम, वो वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटअप के लिए जो है कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो है एल, ठीक है। तो फ्लक्स तुम्हारा दो कारण से बदल सकता है, एक तो तुमने करंट बदल दिया हो, हाँ अच्छा कुछ रह गया था किसी का, हाँ तो जो बात थी वो इंड्यूस, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो अगर हम सेटअप को सेम रखें तो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई है, और इस सेटअप के लिए, सेटअप में क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और भी एरिया भी आएगा, मीडियम भी आएगा, ठीक है, ये सब सारा सारा सेटअप का हिस्सा होगा, ठीक है।
तो सेटअप को सेम रखते हैं तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये जो सेटअप है इसके लिए हमने यहाँ पर ये एल जो है वो टर्म यूज की गई है। ये एल क्या है, यहाँ पर एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक कॉइल के लिए फिक्स, एक सेटअप के लिए फिक्स होगा। ठीक है, सेटअप वो जैसे ये वाला सेटअप है तो इसका हम निकालना सीखेंगे, इस एल का वैल्यू निकालते कैसे। ठीक है, बट ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम निकालना सीखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है कि ये जो आपने सर फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई बोल दिया एक सेटअप फिक्स करके, बात ठीक समझ में आ गई। और प्रोपोर्शनलिटी आपने हटा करके उस सेटअप का यहाँ पर एक टर्म भी डाल दिया है जिसको हम यहाँ पर एल लिख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस नाम से। ठीक है, ये तीसरा है यहाँ पर, यही इंडक्टर है। ठीक है, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ऐसे इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो यही है वो तीसरा कंपोनेंट जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और सेल्फ इंडक्टेंस बोलो, इंडक्टेंस बोलो। ठीक है, तो यही वो तीसरा कंपोनेंट है, हमें मिल गया। इसको कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। हमने पहले भी तो यही सीखा है। देखो, अगर तुम ऑर्डर को पहचानोगे तो ऑर्डर वही है। हमने पहले सीखा कि रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमने कैपेसिटर किया दो, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हमने किया था कि जिन भी दो प्लेट्स के बीच में निकालना है, एक तुम बैटरी अटैच कर दो, है ना, और बैटरी के बाद तुम्हें क्या करना है, दोनों में बैटरी तुमने अटैच या दोनों पे चार्ज दे दो, हमने ऐसे ही निकाला था शायद। अगर दो तुम्हारी प्लेट्स हैं तो एक पे क्यू चार्ज दे दो, एक पे माइनस क्यू चार्ज दे दो, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और फिर Q इज इक्वल टू CV होता है तो C हो जाएगा Q अपॉन में डेल्टा V। तो Q अपॉन में दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दोगे, इस तरह से तुम्हारा कैपेसिटेंस जो है वो निकलाएगा। हमने अलग अलग सेटअप में निकाला था, याद है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकाला, सब कुछ निकाला था, स्फेरिकल भी निकाला, सिलेंड्रिकल भी निकाला। फिर हम चले गए थे रेजिस्टेंस के अंदर। रेजिस्टेंस और तो हमने ज्यादा इतना नहीं निकाला, लेकिन उसका भी होता है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन तो किए थे उसके भी, कभी मैंने स्फेरिकल ले लिया था, कभी मैंने ऐसे इस शेप में ले लिया था, है ना, तो हमने इस सेटअप के भी रेजिस्टेंस निकाले थे। उसका तो फॉर्मूला था रो एल बाय ए। ठीक है, तो हमने उसी को ही ज्यादातर यूज करके निकाला था। ठीक है, अब हम ऐसे ही पहले इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू कैसे निकल करके आता है, इसको डिस्कस करेंगे। बट जो बात पहले कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वो क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा तुम्हारा, माइनस ऑफ डी फाई सेल्फ बाई डी टी। ठीक है, ये सेल्फ ज्यादा वर्ड यूज मत करना क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ टेक्निकल नहीं है। खैर एनीवेज, तो ई सेल्फ जो है वो हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ डी फाई सेल्फ बाय डी टी। तो ये जो ई सेल्फ है ये आ जाएगा टेक्निकली माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, ये वाली चीज हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, इसको नोट करो। इसका साइन भी मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरे ख्याल से सभी ने डायग्राम तो नोट कर ही लिया होगा ने। अब देखो ये क्या निकल कर क्या रहा है, सबसे अगर तुम सर्किट थ्योरी को याद करो, ये चीज नोट करो, मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर तुम सर्किट को याद करो, अगर तुम सर्किट जो है उसको याद करो, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है सर्किट के अंदर, वो होता है केवीएल लगाना। ठीक है, ये सभी जानते हैं, सर्किट थ्योरी में हम सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की हमें पड़ती है, केवीएल लगाने की पड़ती है। अब केवीएल में बैटरी का वोल्टेज V होता है। ठीक है, हाँ, कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत चल रही है बच्चों, ठीक है ना सब कुछ। तो बैटरी का वोल्टेज V होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप जो है वो I इंटू में R होता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस के क्रॉस ड्रॉप Q बाई C होता है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं साइन क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे माइनस IR, कैपेसिटर की अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस Q बाई C। सिमिलरली यहां पर भी हमें ड्रॉप मिल गया है कि इंडक्टर से कितना ड्रॉप होगा, L डी आई बाई डी टी का ड्रॉप होता है। अच्छा, साइन भी इसका चेक कर लेते हैं, अभी ले लेते हैं यहां पर साइन। अगर मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन बताऊं तो अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे तुम्हारा ये है करंट, तुम्हारा ऐसा है और तुम भी ऐसे ही मूव कर रहे हो, तो ईएमएफ को लिखेंगे माइनस का L डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, नोट कर लिया होगा इसको तुम लोगों ने। अगर मैं यही इंडक्टर ले लूं और करंट के ऑपोजिट मूव करूं ऐसे, तो इसको लिखेंगे ईएमएफ को प्लस L डी आई बाई डी टी। ये बिल्कुल वही बात है, करंट की डायरेक्शन में माइनस करंट के ऑपोजिट, जैसे रेजिस्टेंस में होता है ना,
करंट के अगर अलोंग जा रहे हैं तो माइनस का IR, करंट के अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस का IR। ठीक है, और तो इसमें हम पक्का नहीं बोल सकते कि वोल्टेज गेन होगा ही होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे भी जा रहा हूं तो ऐसा मुमकिन है कि di/dt नेगेटिव हो जाए, वोल्टेज गेन हो जाए। ठीक है, समझने की कोशिश करना, फंडा वही है, करंट की डायरेक्शन में तो फॉर्मूले में माइनस आ गया, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फॉर्मूले में प्लस आ गया, बट वहां पे था I इंटू में R, तो I का तो कोई नेगेटिव होने का चांस है नहीं। ठीक है, जो भी तुमने डायरेक्शन तो पहले ही मान ली है, लेकिन यहां पर di/dt का नेगेटिव होने का चांस भी है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम इधर जा रहे हो और वोल्टेज गेन हो जाए, तुम करंट के साथ जा रहे हो और वोल्टेज गेन हो जाए, क्योंकि di/dt अगर नेगेटिव है तो ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखना, रेजिस्टेंस में अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप ही होगा फॉर श्योर, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वोल्टेज गेन ही होगा फॉर श्योर। यहां पर साइन रेजिस्टेंस जैसे ही है, ऑल्दो अगर di/dt का साइन नेगेटिव हो जाए तो करंट की डायरेक्शन में गेन हो सकता है और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज गेन होगा, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा -L di/dt, करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो प्लस L di/dt। अब di/dt का यहां पे वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि चारों पॉसिबिलिटीज रहेंगी, करंट की डायरेक्शन में EMF गेन भी हो सकता है, EMF ड्रॉप भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ di/dt। di/dt पॉजिटिव है यानी करंट बढ़ रहा है, या di/dt नेगेटिव है करंट घट रहा है, वो हम पॉसिबिलिटीज देख लेंगे। लेकिन इसमें बच्चों को साइन में बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही साइन क्लियर कर दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ साइन के रिगार्डिंग। ठीक है, साइन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट डाल दूं यहाँ पर चाहोगे तो। देखो इसको तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा, तो साइन के रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट में डाल देता हूं। स्टेटमेंट में क्या डाल सकते हैं, हेयर साइंस आर similar to resistance, but we can still have voltage gain in the direction of current if di/dt is negative। और उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है, मतलब अगेंस्ट जाने पर भी हमें वोल्टेज ड्रॉप सहना पड़ सकता है। तो चारों पॉसिबिलिटीज इसके अंदर रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर इसी वाली बात को शॉर्ट में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं di/dt कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, विच विल, इसी वाली बात को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, विच विल डिफाइन या विच विल टेल whether we will have voltage gain और ड्रॉप। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बैटरी का साइन जो है वो सर्किट के अंदर क्या आने वाला है। सपोज करो तुम यहां ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। चलो चारों में लिख देता हूं, पहले इसको लिख लो। चलो इस वाली बात की तो वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो खैर लिख लो, पूरा ही लिख लो, ये कोई बात नहीं। फिर मैं तुम्हें साइन दिखा भी देता हूं, और तो मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा दिया है, या तो ये लिखाना चाहिए या ये लिखाना चाहिए, अब दोनों ही लिखा दिए तो कोई लिख लो फिर तुमको। ठीक है, या फिर ज्यादा अगर कंफ्यूज हो तो इसको तुम हटा सकते हो, इसको डालो। चलो एक बार इतना लिख लो, ज्यादा कंफ्यूज हो, ज्यादा लिखने से ज्यादा कंफ्यूज होगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। हेयर साइंस आर सिमिलर टू रेजिस्टेंस, हेयर आर साइंस आर क्या लिख दिया, हेयर साइंस आर सिमिलर टू रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस वाले कितने यानी IR वाले। ठीक है, बट di/dt कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव विच विल टेल वेदर वी विल हैव वोल्टेज गेन और ड्रॉप। और मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे देता हूं, फिर उसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। कर लो इसको नोट। कर लिया?
ठीक है, देखो तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी तुम्हारी। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, उम्मीद करते हुए तुमने नोट कर लिया होगा। 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन जाएंगी? पहला ये, ठीक है, इस केस में 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। इफ di बाई डी टी पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। तो ड्रॉप हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम बैटरी ऐसे बनाएंगे, भाई यहां से यहां जाने में ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है तो बैटरी ऐसे बनाएंगे। इफ di बाई डी टी इज नेगेटिव, ठीक है, अगर di बाई डी टी नेगेटिव होगा तो फिर हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में जाने में एक नेगेटिव पहले था, एक यहां से आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी वोल्टेज गेन होगा, तो हम ईएमएफ ऐसे बनाएंगे। दोबारा से, है ना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारा मूवमेंट हो गया इधर से इधर की तरफ, ठीक है। केवी लगाएंगे तो रोलेंगे ना रास्ता, ऐसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे इफ di बाई डी टी पॉजिटिव, तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम जो है वो करंट से उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्लस एल डी बाई डी टी आना चाहिए था, और ये डी बाई डी टी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव ही बनेगी, और हम ईएमएफ को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ऐसे, और डी बाई डी टी नेगेटिव है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां ऐसे जाने में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो अगर ड्रॉप होगा तो हम इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं, है ना, ये तो लिखाने को हमने केस लिखा दिए हैं, लेकिन अगर हमें इसको अपने दिमाग में रखना है, जैसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो दिमाग में तुम कैसे रख सकते हो? दिमाग में तुम ऐसे रख सकते हो, मैं बिल्कुल करंट की तरह काम करूंगा, है ना। अगर सपोज करो अननोन है डी बाई डी टी, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तुम बस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे तुम वहां पे माइनस आई आर लिखते थे, यहाँ पे माइनस एल डी बाई डी टी रख दोगे, ठीक है, तो साइन वो अपने आप ही हो जाएगा। दिक्कत कब आती है? जब तुम्हें बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है, बैटरी तुम्हें लगानी, अगर तुम्हें ईएमएफ लगाना पड़ेगा तब तुम थोड़ा कंफ्यूज होते हो कि सर ईएमएफ ऐसे लगाऊं या ईएमएफ ऐसे लगाऊं, तो उसके लिए हम इस तरह से जो है वो समराइज कर देंगे। इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो तुम ऐसे दिमाग में रखो। अच्छा, ये कह रहा है थैंक यू फॉर चूजिंग जूम, दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज अ टाइम लिमिट। तो अगर मैं अब लास्ट में बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि मैं थोड़ा अगर किसी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को समझ में नहीं आया और वो बोले कि सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आपने जो भी बोला है, अगर एक बात में ध्यान रखूं तो मुझे सब कुछ ध्यान रह जाए, तो वो बात यही है कि अगर तुम इक्वेशन बना रहे हो, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं ना, v माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी, इस तरह से, तो तुम्हें करंट की डायरेक्शन में लिखना है माइनस एल बाई डी आई डी टी, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी अपना साइन खुद संभालेगा, तुम्हें टेंशन लेने की लोड नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये बैटरी बना रहे हो तो करंट की अगर डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हें ऐसी बैटरी बनानी है कि ड्रॉप हो, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले केस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप करवाना है, कब? जब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो गया तो फिर जो भी आना था उससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप होता है ना, तो इसमें भी ड्रॉप होगा अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। अगर डी आई बाई डी नेगेटिव है तो जो भी होता था वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ईएमएफ भी लगा सकते हो। हम एग्जांपल देख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, डरने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन में करंट के डायरेक्शन में माइनस एल डी आई बाई डी टी, करंट से उल्टे डायरेक्शन में प्लस एल डी आई बाई डी टी। अगर ईएमएफ हमें लगाना पड़ गया है वहां पर, तो करंट की डायरेक्शन में ऐसा लगाएंगे कि वोल्टेज ड्रॉप हो अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, नहीं तो उल्टा, ठीक है। करंट के उल्टे डायरेक्शन में ऐसा लगाएंगे कि वोल्टेज गेन हो अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो फिर उल्टा, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको अपने दिमाग में थोड़ा मेमोराइज करके रख सकते हो, ठीक है। खैर दिक्कत आती नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं आती, किसी रेयर क्वेश्चन में एक आधे बच्चे को दिक्कत आ जाती है, और आमतौर पर टीचर स्किप करके ही चला जाता है, मतलब बताते तो हैं वो, लेकिन इतना एम्फसाइज नहीं देते, और बाद में फिर बच्चा जब खुद करने लगता है तो थोड़ा कभी कभी साइन का दिक्कत उसको आ जाता है, ठीक है। तो हमने साइन यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर दिया है, और मैं क्वेश्चंस के अंदर भी इसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे। तो अगर साइन समझ में नहीं आया तो डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तब हम आगे चलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक डेफिनेशन खुद से अलग से कर लेते हैं,
जो प्योरली सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। वो डेफिनेशन क्या है कि कोयल की वो प्रॉपर्टी, देखो अब क्या होगा, जैसे ही तुम इस जो तुम्हारा जो इंडक्टर बना है, जैसे ही तुम इसके अंदर करंट चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये चेंज करने को अपोज करेगा, है ना। क्यों अपोज करेगा ये? क्योंकि करंट अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और तुम जानते हो हर एक लूप जो है वो अपने अंदर फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहता है, ठीक है। तो जैसे तुम करंट चेंज करने की कोशिश करोगे तो जो बेसिक फंडा होता है ना इंडक्टर का, जैसे कैपेसिटर क्या होता है, वो चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, या रेजिस्टेंस जो है उसमें से वोल्टेज ड्रॉप ही होता है, ठीक है, माइनस आई आर करंट की डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस आई आर, ठीक है। इसमें जो बेसिक फंडा, जो इंडक्टर का बेसिक क्वालिटी है वो है कि ये कभी भी एकदम से चीजों को चेंज नहीं होने देगा। अगर करंट जीरो फ्लो कर रही है, तुम चाह रहे हो करंट बढ़ जाए, तो एकदम से नहीं बढ़ने देगा, ये धीरे धीरे ही बढ़ने देता है। क्योंकि अगर तुम करंट को एकदम चेंज करोगे तो फ्लक्स एकदम से चेंज हो जाएगा, उसको ये अपोज करता है। तो बेसिक फंडा इसका यही होता है, ठीक है। और यही सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन भी बनेगा कि अगर एक कॉइल में से तुम करंट को चेंज करना चाहो तो वो उस चेंज को रोकेगी, उसको अपोज करेगी। रोकेगी तो गलत वर्ड हो गया, क्योंकि रोकेगी का कहने मतलब हो गया कि वो चेंज होने नहीं देगी, नहीं, उसको अपोज करेगी, उसको डिले करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चाहेगी कि वो ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बना सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन, कि अगर किसी भी कॉइल से अगर तुम करंट पास करवा रहे हो, उस करंट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो कॉइल उस करंट चेंज को अपोज करेगी, ठीक है। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बेसिकली यही होता है कि जो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहिए, है ना। इनर्शिया बेसिकली क्या है, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहती है। सिमिलरली जो ये इलेक्ट्रिक कॉइल है, ये भी अपना जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो स्टेट है, जो भी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है, उसको बनाए रखना चाहती है, ठीक है। उसके चेंज को अपोज करती है, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहती है। तो इस सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी होता है। तो कई बार सवाल आ जाता है बोर्ड के अंदर कि क्यों इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रेजेंट स्टेट को बनाए रखना चाहती है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम यहाँ पर हेडिंग डाल करके एक अलग से कि कैसे सेल्फ इंडक्टेंस को निकालना है हमें, है ना, इस एल का वैल्यू हमें कैसे निकालना है, उससे पहले अगर मैं इसका डेफिनेशन करा दूं तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, ये अगर तुम्हें सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखना आ जाए तो वो पूरा जो है वो पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने समझने के लिए लिख लिया था। ये तुम डेफिनेशन यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes any change in current flowing through it is called self inductance. अब ये वाली बात थोड़ी सी गलत है कि सिर्फ ये करंट को ही अपोज नहीं करता, ये फ्लक्स चेंज को अपोज करता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आमतौर पर एल जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक तुमने इंडक्टर ले लिया है तो आमतौर पर वो एल नहीं बदलता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सपोज करो तुमने इस इंडक्टर के अंदर जो ये ऐसे सोलेनोइड की शेप में है, तुमने एक रोड इंसर्ट कर दी तो भी उसका सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, तो फिर वो करंट चेंज को अलाउ करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली चाहिए उसको फ्लक्स जो है वो चेंज ना हो, बट 99% ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा, एल जो है वो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्या है, एल इंटू में आई, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे इस वाले पार्ट में अभी तक हम फ्लक्स क्या लिखते आए थे, बी डॉट ए लिखते आए थे, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम फ्लक्स को एल इंटू में आई भी लिखा करेंगे जब भी इंडक्टर की बारी आएगी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। तो L इंटू में I में या तो L चेंज होगा या I चेंज होगा। अब 99% ऑफ द केसेस में L रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम फ्लक्स चेंज को करंट से ही बेसिकली डिनोट कर देते हैं कि फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो करंट ही चेंज हो रही होगी, ठीक है। बट ये वाली बात थोड़ी सी गलत है, तो ऐसे बोलना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स फ्लक्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ज्यादा बेटर डेफिनेशन तो है वो ये होगी, ठीक है। तो लेकिन ये लिख दी बुक में, ये लिख दी जाती है तो मैंने भी ये लिखवा दी है, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटर डेफिनेशन होगी एनी चेंज इन इट्स फ्लक्स इज कॉल्ड, हम लिख लेते हैं अगर ज्यादा बेटर डेफिनेशन दिक्कत क्या है,
अगर तुमने लिख दिया करंट तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से। इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स फ्लक्स इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे लिख, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। यूजली करंट ही होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ठीक है, अगर हमें यूनिट निकालना हो तो यूनिट हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। तो एल हो जाएगा फ्लक्स बाय आई। फ्लक्स होता है बी इंटू में एरिया अपॉन में आई। ठीक है, या फ्लक्स को वेबर ही लिख देता हूं, काय को बी में गए। फ्लक्स का होता है वेबर, तो वेबर पर एम्पियर हो गया। ठीक है, अगर डायमेंशन में जाना है तो फिर बी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, वो सब काम करना पड़ेगा। बी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, है ना, अगर डायमेंशन में जाना पड़ जाए बाई चांस कोई बोल दे। हालांकि हमारे पास डायमेंशन निकालने के और भी बहुत तरीके हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। खैर, एक सिंपल तरीका तो यही है कि वेबर पर एम्पियर हो गया, तो अब तुम्हें वेबर का लिखना पड़ेगा। वेबर होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इंटू में एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यहां से निकालोगे, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे फोर्स अपॉन में, तो ये हो गया बी एरिया अपॉन में आई, और बी को लिख दोगे एफ अपॉन में आई एल इंटू में एक और आई, तो आई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये एरिया भी बन गया। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो, मतलब है ना, इन फॉर्मुलों का यूज करके। कौन से फॉर्मुला यूज करके, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू में एरिया, और बी हो गया एफ इज इक्वल टू आई एल बी। यहां से अगर हम बी का वैल्यू निकालें सबसे आसानी से निकल जाता है। अगर उससे निकालोगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर तुम म्यू नॉट, अगर बायोट सर्वेट लॉ से निकालोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर से, वहां पे भी आसान है चीजें, लेकिन म्यू नॉट का तुम्हें डायमेंशन नहीं मालूम होगा। तो म्यू नॉट का डायमेंशन नहीं मालूम होगा तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां पर कोई भी म्यू नॉट नहीं आ रहा, फोर्स का ही मालूम है, करंट का ही मालूम है, एल का ही मालूम है। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, करंट का तो ए ही हो गया, आई हो गया। ठीक है, जो भी बोलो, एल जो है वो तुम्हारा जो है वो एल ही हो गया। तो बड़ी आसानी से निकल जाता है बी का। तो अगर तुम्हें बी का डायमेंशन निकालना हो तो ऑलवेज यूज फॉर्मूला, चाहो तो नोट बना के लिख लो कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स डायमेंशन वी विल यूज फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल बी रेदर देन बायोट सर्वेट लॉ। ठीक है, तो ये भी चाहो तो लिख सकते हो, इसके नीचे डाले ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले इसको लिख लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा वाला नोट। इसके आगे नोट बना के लिख लो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ बी, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी विल यूज फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी रेदर देन बायोट सर्वेट लॉ, rather than बायोट सर्वेट लॉ। ठीक है, चलो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे फाइंड आउट किया था सेल्फ इंडक्टेंस को वो हम देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, हाउ टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। हाउ टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टेप्स तुम चाहो तो लिख सकते हो। पहला स्टेप, जो भी तुम्हें, जिसका भी तुम्हें निकालना है उसे तुम करंट फ्लो करो। जैसे मैं यहां पे सतत काम भी कर देता हूं। ठीक है, लेट्स से हमें किसी ने बोला कि इसका जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। ठीक है, और दे क्या क्या रखा है हमें, यहां पे हमें दे रखा है कि थोड़ा आसान ले ले, थोड़ा आसान ले लेते, चलो मैं पहले इसका ले लेता हूं। लेट्स
ये हमें दे दिया, साथ साथ हम काम कर लेंगे। यहाँ पे ये एक लूप है, इसके बाद n टर्न्स है, इसका रेडियस है r, ठीक है। हमें बोला गया इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा बच्चों, एक सेकेंड, ज्यादा गर्म तो नहीं हो रखा है, गर्म तो काफी हो रखा है, चार्जिंग हटा देते हैं इसकी, काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए जो पहला स्टेप है वो करंट फ्लो करवा दो, ठीक है। फ्लो करंट आई, तो हमने आई फ्लो करवा दिया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा, कैलकुलेट बी, ठीक है। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, कैलकुलेट बी। तो हमने यहां पे पहला तो स्टेप ले लिया, दूसरा स्टेप हमने ले लिया बी की, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, बी होता है n म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थर्ड स्टेप, सेल्फ फ्लक्स निकालो। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, सेल्फ फ्लक्स होता है तुम्हारा NBA, ठीक है। बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, बच्चे BA लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। अब थोड़ी दिक्कत आ गई अपने सामने, क्या दिक्कत आ गई कि इस पूरे लूप से तो मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं है ना, ये पूरे लूप से तो मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं है ना। ये लूप तो तुम्हारा, ये जो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो सिर्फ सेंटर पे होता है। तो ये यहां पर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि अज्यूमिंग जो सेंटर पर है वो ही पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसके लिए वो कहीं पे बोल देते हैं कि रेडियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो रेडियस स्मॉल होने से भी मेरे ख्याल से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रेडियस स्मॉल कर रहे हो, मे बी हो, अगर रेडियस बहुत ज्यादा छोटी होती हो तो ऑलमोस्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ सेम ही बनता हो, मोर और लेस हर जगह, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ जाएगा तो आसपास इतना ज्यादा चेंज ना हो रहा हो। तो इसमें हम अजम्पशन ले लेते हैं कि रेडियस इज वेरी स्मॉल, ताकि ये हमने क्यों अजम्पशन लिया है, ताकि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे जो है वो लूप के अंदर में मान सकूं, ठीक है। ताकि जो है वो बी इनसाइड जो है वो मैं यूनिफॉर्म मान सकूं, है ना, और बी इनसाइड को मैं बी सेंटर के इक्वल लिख सकूं। ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है। तभी हम सेल्फ फ्लक्स लिख पाएंगे कि जो बी सेंटर पे इनटू में एरिया। अगर अलग अलग होगा तो हमें या तो एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर हमने ये assumption ले लिया है, तो सेल्फ फ्लक्स हमारा निकल करके आ गया है यहां पर म्यू नॉट, सॉरी सेल्फ फ्लक्स होता है NBA, ठीक है। एंगल तो 0 ही है, तो टर्न आ गया n। अच्छा, बी का वैल्यू खुद एक n है बी में भी, ठीक है। n म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, फिर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, एक r से एक r कट जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर हो जाएगा। फिर फोर्थ होता है, तुम इसको लिख दोगे सेल्फ फ्लक्स को L I के इक्वल, और यहां से तुम्हें L मिल जाएगा, I कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर ये हमारा सेल्फ फ्लक्स था। फोर्थ स्टेप हमने लिखा कि सेल्फ फ्लक्स को मैं L I के इक्वल लिखूंगा। तो सेल्फ फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, n स्क्वायर इज ये म्यू नॉट I पाई एक R बाय 2 इज इक्वल टू L I। तो I से I कट गया, तो यहां पे तुम्हारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका वैल्यू निकल करके आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर पाई R बाय 2। किसके लिए, एक रिंग के लिए। एक रिंग जो है जिसमें n टर्न्स हैं, या एक कोयल बोलो जिसमें n टर्न्स हैं, अगर उसका रेडियस बहुत स्मॉल है तो ये उसका सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा म्यू नॉट n स्क्वायर पाई R बाय 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1 करंट फ्लो करा दो, स्टेप नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, स्टेप नंबर 3 उसमें से फ्लक्स निकाल दो, सेल्फ फ्लक्स। क्वेश्चन स्टेप नंबर 4 सेल्फ फ्लक्स इज इक्वल टू L I कैंसिल हो जाएगा हमेशा, और L तुम्हारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा निकल जाए। ये मोर और लेस वैसा ही था। अगर हमने देखें तो जैसे हमने कैपेसिटेंस निकाला था, दो प्लेट्स ली, दोनों पे चार्ज दिया Q माइनस Q, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और हमने C इज इक्वल टू Q बाई V रख दिया, और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहां पे C निकल करके आ जाता था, ठीक है। जब हम V का वैल्यू पुट करते हैं ना, Q अपॉन में V में जब V का वैल्यू पुट करते थे वो Q के फॉर्म में होता था, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल हो गया, और कैपेसिटेंस तुम्हारा निकल करके आ जाता था, जो कि तुम्हारा कॉन्फिगरेशनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर भी तुम्हारा I कैंसिल हो गया,
तो सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा निकल करके आ गया, जो कि कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉपर्टीज लाइक मीडियम, लाइक उसका शेप एंड साइज है ना, रेडियस कितना है, टर्न्स कितने हैं, इन सब चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको मैं लिखवा भी दूंगा पॉइंट्स बना करके। पहले तुम इस पूरे पूरे जो है वो स्टेप को नोट कर लो, पूरे पूरे आर्टिकल को नोट कर लो। कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। फ्लक्स निकाला है तब भी एन मैंने यूज किया है, तो मैंने बोला था कि ये बार बार एन मत यूज करना, वहां पे यूज कर लिया है तो दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मैंने ईएमएफ के लिए बोला था, है ना, कि ईएमएफ को जो है वो तुम लिख दो। अब ईएमएफ, कई लोग ईएमएफ कैसे लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी। तो अब फाई क्या होता है, एन बी, ठीक है, तो वो एन अपने आप बाहर आ जाता है और ये हो जाता है डी डी टी ऑफ फ्लक्स, लेकिन सिर्फ एक टर्न से। ठीक है, तो यहां मैंने बोला था ये बी और इसके बीच में नहीं, बी और इसके बीच में तो देखो क्या होगा, वो स्क्वायर हो जाएगा फिर अगर उससे से होगा। वो मैंने ईएमएफ के रिगार्डिंग बात बोली थी कि कई लोग ऐसे लिखना पसंद करते हैं कि एन टर्न्स हैं, तो ईएमएफ जो है वो एन इंटू में एक से जो डी फाई बाई डी टी आ रहा है एक लूप से। ठीक है, तो फिर हमने बोला था उस कंफ्यूजन को हटाओ। ठीक है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा एन म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, फ्लक्स विल ऑलवेज बी एन बी ए। अब बी के अंदर एन आ चुका है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ में अब कई लोग ऐसे करते हैं, अब अगर मुझे आगे ईएमएफ निकालना हुआ तो ऐसे करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फिर गड़बड़ हो जाएगा कि फ्लक्स में तुमने ऑलरेडी एन को कंसीडर कर लिया है, तो दोबारा से मत करो। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं पूरी पूरी बात को ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, बी में हमेशा एन लेना है, फ्लक्स इज ऑलवेज एन बी ए। ठीक है, चाहे तुमने बी में लिया हो चाहे ना लिया हो, दैट इज एन बी ए, वो बी के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ईएमएफ में तुम्हें एन नहीं लेना है, ईएमएफ इज माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो बी में एन लेना है, फ्लक्स में भी एन फिर से लेना है अगेन, लेकिन ईएमएफ में जो है वो एन नहीं लेना है। ठीक है, उसमें सिंपली डी फाई बाई डी टी करो अगर तुमने बी में ले रखा। ठीक है, अगर तुम इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो कभी कोई इश्यू नहीं होगा कि मैं बी में भी एन को कंसीडर कर रहा हूं, फ्लक्स में भी एन को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अगर तुम समझोगे तुम्हें बात पकड़ में भी आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बी में तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर हम इसको लॉजिकली भी कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें तो बी में तो समझ में आ रहा है कि भाई अगर एक टर्न है तो सिर्फ एक ही कारण मैग्नेटिक फील्ड है, दो हो गए हैं तो बढ़ना चाहिए, तीन हो गए हैं तो बढ़ना चाहिए, चार हो गए हैं तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर फ्लक्स की बात करेंगे, है ना, तो फ्लक्स हम कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर लूप्स बहुत सारे हो गए हैं हमारे पास, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो एक है ना, अगर सपोज तुम्हारे 100 टर्न्स हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 100 के कारण है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे 100 के कारण है, तो अगर एक लूप को तुम कंसीडर करोगे तो उससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है जो कि 100 टर्न्स के कारण है, इनटू में उसका एरिया। ऐसे दूसरा भी टर्न हो गया, ऐसे तीसरा भी टर्न हो गया, चौथा भी टर्न हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टर्न नंबर 1 से सिर्फ उसकी मैग्नेटिक फील्ड ही पास कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। टर्न नंबर 1 से जो 100 की मैग्नेटिक फील्ड है वो पास कर रही है। ठीक है, टर्न नंबर 2 से भी सिमिलरली, टर्न नंबर 3 से भी सिमिलरली। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं बी तो जो निकाल ली वो निकाल ली। अब अगर टर्न्स तुम्हारे 20 हैं तो उन 20 टर्न से 20-20 की मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो वो स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है उसके अंदर, है ना। ये समझ में आ रहा होगा। और ईएमएफ में हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्लक्स में वो चीज कंसीडर कर ली है। ठीक है, तो जो एक कोयल से जो फ्लक्स निकल करके आ रहा है वो 20 के कारण ही निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो वो आ जाता है उसके अंदर कंसीडर हो जाता है। तुम इसको ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा लॉजिकली कॉम्प्रिहेंड करोगे तो बात बन रही है। मे भी थोड़ी ईएमएफ वाली बात थोड़ी सी मैं वो सोचूंगा तो वो भी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे इसको जो है वो याद रख सकते हो कि ईएमएफ में नहीं लेना है, बाकियों में लेना है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। चलो इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ कर लो नोट। ठीक है, यहां से इस वाली बात को भी नोट कर लेते हैं हम कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्फिगरेशनल प्रॉपर्टीज like shape and size, medium,
and is independent of current. जैसे बोलते हैं ना रेजिस्टेंस में बोलते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज लाइक रेजिस्टिविटी, ठीक है, और लेंथ और एरिया, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यहां पर भी तुम बोल सकते हो इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड ईएमएफ, ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये करंट, ईएमएफ, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कैपेसिटेंस है वो भी चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस भी करंट और जो है वो ईएमएफ पे, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी है, डजंट डिपेंड अपॉन तुमने कितनी करंट फ्लो करी है। अगर ये है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस यही रहेगा, जो मर्जी करंट फ्लो करते रहो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, इसको नोट कर लो तुम लोग। तो ये एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, ठीक है। कल हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीख चुके हैं, तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। ये इनफाइनाइट एक सोलेनॉइड है, लेकिन अब इनफाइनाइट सोलेनॉइड तुम्हें पूरे का नहीं निकालना, तुम्हें सिर्फ इसके एल लेंथ का जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट, ठीक है, चलता जाएगा ऐसे आगे, ठीक है। तो ये सवाल तुम्हारे सामने क्या है, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लेंथ L ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के सिर्फ L लेंथ का जो पार्ट है उसका तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। एरिया जो है वो A गिवन है, ठीक है, और N तुम्हें गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उन स्टेप्स को फॉलो करो और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, और जो मैंने तुम्हें कल 5 स्टेप्स बताए थे उनको तुम जो है वो ट्राई करो। स्टेप्स कौन कौन से थे मैं बैठे बैठे तुम्हें रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट स्टेप था कि इसमें करंट फ्लो करवाना है। सेकंड स्टेप था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। थर्ड तो था कि उससे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, सेल्फ फ्लक्स जिसको हमने बोला था। और फोर्थ, हम सेल्फ फ्लक्स को L इंटू में I के बराबर कर देंगे, जिससे हमारा I कैंसिल आउट हो जाएगा और सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो जल्दी से इसको ट्राई करो, है ना, देखते हैं क्या आंसर निकल करके आता है। नोट कर लो इसे और ट्राई करो, बताओ मुझे क्या आंसर आता है। करते रहो करते रहो करते रहो। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप लेता हूं। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 हमने ले लिया है कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I की। अच्छी बात है, वो तो दिखता नहीं है। स्टेप नंबर 1 तो तुमने डायग्राम में ही ले लिया। सेकंड जो है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पूरी दुनिया जानती है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई होगा, ठीक है। थर्ड, तुम्हें फ्लक्स निकालना है, लेकिन फ्लक्स कौन से वाले पार्ट से? सिर्फ एल वाले पार्ट से, ठीक है। तो तुम्हें सेल्फ फ्लक्स निकालना है, लेकिन लेंथ कितनी? एल। तो सेल्फ फ्लक्स होता है तुम्हारा NBA। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, एरिया A गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे L लेंथ में कितने होंगे? अगर एक यूनिट लेंथ में N है तो L लेंथ में होंगे N इंटू में L, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई किसी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है, तो 3 सेकंड में कितना चलेगा? 20 इंटू में 3 यानी कि 60 चलेगा। सेम कहानी यहाँ पर है। पर यूनिट लेंथ जो है वो टर्न्स है N, तो L लेंथ में हो गए N इंटू में L, ठीक है। तो NL, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI, एरिया A, ये हो गया सेल्फ फ्लक्स का वैल्यू। फिर हम आएंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर, विच इज
कि सेल्फ फ्लक्स को तुम लोग लिख सकते हो एल आई के इक्वल, तो विच इज म्यू नॉट एन स्केयर ए एल इंटू में आई इज इक्वल टू एल आई से आई कट जाएगा, तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन स्केयर ए एल। तो ये इनफाइनाइट सोलेनोइड का लेंथ एल के अंदर जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। तुम चाहो तो ए इंटू में एल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, और इसको एल अपॉन में वॉल्यूम भी लिख सकते हो। ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्केयर। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दूं क्वांटिटी को, तो हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा हम क्यों पर यूनिट के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं इसको? देखो, पहली बात तो हमें सोलेनोइड इनफाइनाइट लेना। अगर हम सोलेनोइड को इनफाइनाइट नहीं लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एनआई नहीं बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा उसका वैल्यू भी वेरी करेगा और डायरेक्शन भी जो है वो ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने में दिक्कत होगी। दूसरा, अब अगर हमें इनफाइनाइट ही लेना है तो इनफाइनाइट में ये लेंथ, तो अगर तुम इस पूरे इनफाइनाइट का निकालोगे तो इंडक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट आएगी। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है किसी रेजिस्टेंस का और उसका लेंथ ही इनफाइनाइट ले लो, तो डजंट मैटर की रेजिस्टिविटी क्या है, एरिया क्या, अगर तुमने लेंथ इनफाइनाइट ले लिया है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो वो तो काम हम कर नहीं सकते, इनफाइनाइट का तो इनफाइनाइट ही आएगा, रेजिस्टेंस भी और इंडक्टेंस भी। तो यहां पर जो है वो हमने बोला कि हम उस इनफाइनाइट का सिर्फ एल जो पार्ट है, एल जो लंबाई है, सिर्फ उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, जो कि इतना निकल करके आ रहा है। फिर कल को किसी और लेंथ की भी निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, तो एल से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हमने याद कर लिया कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर जो है वो तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस आया है। तो अब तुम जितने भी वॉल्यूम का पूछोगे उतने ही वॉल्यूम का इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर को, उतनी वॉल्यूम का सेल्फ इंडक्टेंस निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, काम तुम्हारा चल जाएगा। वैसे भी कोई पूछता नहीं है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, लेकिन आमतौर पर हम ये सोलेनॉइड वाला ही इंडक्टर जो है वो यूज करेंगे। इंडक्टर इसी के फॉर्म में होता है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है खट 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 खट, ऐसे इंडक्टर का सिंबल हम ये वाला ही लेते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस सोलेनॉइड की फॉर्म में ही दिखता है वो एटलीस्ट हमें। खैर, वो बात की बातें हैं। जी, हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया है सोलेनॉइड का, इसको नोट कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब बात समझ में आ गई है कि स्टेप्स क्या क्या हैं। किसी भी शेप, किसी भी सेटअप का अगर तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो क्या स्टेप्स है। पहले सेटअप में करंट फ्लो कराओ, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, खुद के मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप बन रहा होगा जिसको हम सेल्फ फ्लक्स बोलेंगे, जिससे जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उसको हम सेल्फ फ्लक्स बोलेंगे। फिर उसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा, खैर डिफरेंशिएशन हमें जाना नहीं है, वो तो ईएमएफ बन जाएगा। सेल्फ फ्लक्स को मैं एल आई के इक्वल कर दूंगा, तो यहां पर मुझे वो एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम ये वाली चीज देख पा रहे हो कि एल जो है वो इंडिपेंडेंट है करंट के, ईएमएफ के, इन सब सारी चीजों के। कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉपर्टी सच एज मीडियम, है ना, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये वाली बात हमने मेरे ख्याल से लिख ली थी कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, खैर आगे इसको नोट करो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, उसको करने की कोशिश करना। मेरे ख्याल से ऊपर वाला पार्ट सभी ने नोट कर लिया, तो मैं ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, बाकी नोट करते रहो। और उसमें मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि अ वायर ऑफ लेंथ, दे नहीं रखा, अ वायर, इसलिए अ वायर इज फर्स्ट बेंड बोले या बेंट बोले, बेंड ही बोलते हैं। A wire is first bent into a circular loop of radius r1 and then into a circular loop of radius R2. Find ratio of their self inductance. तो ये तुम्हारे सामने बच्चों क्वेश्चन है। एक वायर है जिसको तुमने कंप्लीटली यूज किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वायर का कोई पोर्शन यूज कर रहे हो। ठीक है, a wire is first bent into a circular loop of radius r1 and then into a circular loop of radius r2. ठीक है, तो वन आफ्टर अनदर है, ये पहले R1 में फिर दूसरा खोल करके R2 में।
फाइंड रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस। तो L1 बाय L2 तुम्हें दोनों सूरत हाल में बताना है। हमने ये क्वेश्चन अभी भी किया है रिसेंटली, है ना। एक सर्कुलर कोयल का जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं उसको, ठीक है। सोलेनॉइड से पहले वाला क्वेश्चन वही था कि एक n टर्न्स जिसके अंदर होते हैं और r जिसका रेडियस होता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कितना होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो तुम लोग जो है वो उसकी हेल्प से जो है इसको करने की कोशिश करो, इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, थोड़ा ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, याद है कहाँ किया है हमने? मैग्नेटिक फील्ड में किया था जहां तक मुझे याद है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, है ना। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वही फंडा तुम्हें यहाँ पे भी लगाना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तुम क्वेश्चन ट्राई करते रहो। चलो देखो, अब लोग तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि क्या इसका फॉर्मूला है ना, जो हमने निकाला था। तो इसका जो फॉर्मूला आया था एक सर्कल का जिसके टर्न्स n होते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है म्यू नॉट। ऑल्दो मुझे याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं रखना उसको, लेकिन वो उसको दोबारा से निकाल के देखना पड़ेगा। तो वो आया था म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाई 2, ये आया था, ठीक है। तुम चेक कर सकते हो, हमने निकाला है सर्कुलर लूप के लिए जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाई 2 है। जाहिर सी बात है r रेडियस है और n इसके नंबर ऑफ टर्न्स है। अब एक ही वायर को तुमने r1 का रेडियस बनाया, उसी वायर से r2 का बनाया। तो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का सर्कमफेरेंस अलग अलग होगा, एक का सर्कमफेरेंस 2 पाई r1 होगा, दूसरे का सर्कमफेरेंस 2 पाई r2 होगा। तो जाहिर सी बात है या तो तुमने ऐसा किया कुछ पोर्शन जो है वायर का छोड़ दिया है, ठीक है। लेट्स से कि r1 का वैल्यू कम है, तो तुमने, लेट्स से r1 का वैल्यू ज्यादा है, तो तुमने पहले बनाया r1 का, ठीक है, ऐसे घुमा करके, ठीक है। और फिर तुमने r2 बनाया छोटा है, तो तुमने कुछ पोर्शन छोड़ दिया उसका, है ना। ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसने वायर जो है वो पूरी ही तुम्हें यूज करनी है। अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन होता तो वो देख के तुम्हें रखता। इसका मतलब क्या है, रेडियस अलग अलग तभी हो सकते हैं जब तुमने टर्न्स अलग अलग रखे हो, ठीक है। लेट्स से r1 r2 जो है वो दोनों ही, है ना, कंपेयर टू द लेंथ जो है वो छोटे हैं, यानी कि 2 पाई r जो है वो लेस देन l है। तुम्हें 2-3 टर्न कराने पड़ेंगे। तो लेट्स से तुमने टर्न 3 किए पहले केस में, तो r1 रेडियस मिल गया विच इज बिग। फिर तुमने अगले केस में 10 टर्न कर दिए, तो जाहिर सी बात है तुम्हें छोटा रेडियस बनाना पड़ेगा, तभी उसी वायर से 10 टर्न मुमकिन हो पाएंगे।
तो ये वाली बात तुम्हें पिक करनी है यहाँ पर कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अगर ये r1 जो है वो रेडियस है तो इसके टर्न्स जो है वो n1 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं L1/L2, दोनों में म्यू तो कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल बिकम n1 स्क्वायर r1 अपॉन में n2 स्क्वायर r2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात बोल सकते हैं, ठीक है, डायग्राम चाहो तो दोनों के बना सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर डायग्राम की, अननेसेसरी है, खैर फिर भी बना देते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें n1 n2 का वैल्यू बताना है। तो कई बच्चे क्या है वो n को भूल ही जाते हैं, खैर एनीवेज, तो n1 का वैल्यू होगा n1 इंटू में 2 पाई r1 जो है वो होगा L1 के बराबर, और n2 इंटू में 2 पाई r2 जो है टोटल लेंथ वो L2 के, सॉरी L2 नहीं, हाँ L के बराबर, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं n1 इंटू में 2 पाई r1 शुड बी इक्वल टू n2 इंटू में 2 पाई r2, क्योंकि वो जो है वो दोनों लेंथ ऑफ वायर है ना, एक ही वायर से बने हुए। तो ये जो सरकमफेरेंस इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टोटल वायर हो गया लेंथ का, ठीक है। तो ये वायर ऑफ लेंथ, ये लेंथ ऑफ वायर आ गया, वायर हो गया लेंथ का बोल दिया मैंने, तो ये लेंथ हो गया वायर का, ठीक है। तो 2 पाई r1 सरकमफेरेंस इंटू में n1 टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ये भी टोटल लेंथ ऑफ द वायर, दोनों बराबर होने चाहिए, एक ही वायर से बने हैं, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा n1/n2 इज इक्वल टू r2/r1, और इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो वी विल गेट L1/L2 इज इक्वल टू r2/r1 का स्क्वायर, और ये r1/r2, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा r2/r1, ठीक है। तो ये वाली बात का ख्याल रखना है, कई बच्चे इसको इस तरह से कर देते हैं कि L प्रोपोर्शनल टू R है, तो L1/L2 इज प्रोपोर्शनल टू R1/R2, तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न भी यहाँ पर पिक्चर के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी किया था, वहां पर भी हम केयरफुल थे और यहाँ पर भी हम केयरफुल हैं, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो।